दिनचर्या। दिनचर्या हर व्यक्ति के अपने शरीर के हिसाब से अलग अलग होती है। यह सभी के लिए एक समान नहीं हो सकती। दिनचर्या की दृष्टि से हर व्यक्ति के जीवन को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बचपन यानी पहले दिन से 14 साल तक का समय। जवानी 14 वर्ष से 60 वर्ष तक का समय। बुढ़ापा 60 वर्ष के बाद का समय। बचपन की दिनचर्या। कफ के प्रभाव वालों की दिनचर्या पहले दिन से 14 वर्ष तक। बचपन पहले दिन से 14 वर्ष तक में कफ का प्रभाव अधिक होता है। उस समय वात और पित्त कफ की तुलना में बहुत कम होता है। 14 वर्ष तक 8 से 10 घंटा सोना भी अनुकूल माना गया है। 14 वर्ष तक वात या पित्त की समस्या होने यानी वात और पित्त बिगड़ने की स्थिति में ही संभव है। वात के असर में नींद बहुत कम आती है। बच्चों 14 वर्ष तक के को नींद में 8 से 10 घंटे तक ही लेनी चाहिए। यही नींद 2 हिस्सों में ले तो बहुत अच्छा होगा, यानी रात में 8 घंटा तक सो जाएं और दिन में 2 घंटे तक सो जाएं। पहले दिन से 4 वर्ष तक के बच्चों को कम से कम 16 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों को 12 से 14 घंटे तक की नींद लेनी चाहिए। 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8 से 10 घंटों की नींद लेनी चाहिए। कफ चिकना और भारी होता है। भारी वस्तुएं शरीर का रक्त दबाव बढ़ाती हैं। ऐसा भारी वस्तुओं के अधिक गुरुत्व के कारण होता है। भारी वस्तुओं में गुरुत्व अधिक होता है, इसलिए कफ की स्थिति में अधिक सोना चाहिए, क्योंकि नींद लेते समय शरीर का रक्त दबाव हमेशा कम होता है। सोते समय रक्त दबाव या तो सामान्य होता है या तो सामान्य से कम होता है, और जागने की अवस्था में रक्त दबाव सामान्य या सामान्य से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए बच्चों को सूर्यास्त के 2 घंटे के अंदर सो जाना चाहिए। ऐसा बच्चों को टीवी से दूर रखकर किया जा सकता है। बिगड़ा हुआ कफ बच्चों को चिड़चिड़ा बना देता है, जिससे गुस्सा अधिक आता है। कफ अधिक बिगड़ जाने से मन नियंत्रित नहीं होता है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति कोई भी अपराध कर सकता है। कफ से असर में प्रेम बहुत पैदा होता है, अतः कफ प्रेम भी पैदा करता है। कफ जब तक नियंत्रण में है तब तक प्रेम सद्भाव पैदा करेगा, और यही नियंत्रण के बाहर हो जाता है तो व्यक्ति के स्वभाव को खतरनाक बना देता है। अमेरिका की कुल आबादी 27 करोड़ है और इसमें से 3 करोड़ के करीब बच्चे हैं। इन 3 करोड़ बच्चों में 30 लाख बच्चे जेल में बंद हैं। ये बच्चे 10, 11, 12 साल या इसके आसपास के हैं। ऐसी ही स्थिति कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड की है। इन देशों के 60 से 65% अपराध बच्चे करते हैं, अपराध चाहे जो हो। अतः यहाँ के बच्चों का कफ बिगड़ा हुआ होता है। इसलिए कफ को नियंत्रित करने के लिए नींद भरपूर लेनी चाहिए। शरीर की प्रकृति और अवस्था के हिसाब से कफ के असर में पढ़ाई नहीं हो सकती है। पढ़ाई पित्त के असर में अधिक होती है, अर्थात पित्त बढ़ना चाहिए और कफ कम होना चाहिए। सोकर उठने के बाद कफ शांत होता है, अतः इस समय कफ प्रभावित लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है। दिन के हिसाब में सुबह का समय कफ का समय है, अतः नींद अधिक आएगी, ऐसा प्रकृति का नियम है। आज के समय की स्कूली शिक्षा का 90% हिस्सा किसी कोई काम का नहीं आता। बच्चों के स्कूल का समय दोपहर को ही होना चाहिए। हृदय से ऊपर मस्तिष्क तक कफ का क्षेत्र है। हृदय से नीचे नाभि तक पित्त का क्षेत्र है।
नाभि से नीचे पूरा वात का क्षेत्र है। बच्चों के ज़्यादातर रोग छाती के ऊपर वाले कफ ही होंगे, जैसे नाक बहेगी, जुकाम होगा, खांसी होगी। ये सब कफ के रोग हैं। कफ के प्रभाव को संतुलित करने के लिए नींद के बाद दूसरी चीज़ है बच्चों की तेल मालिश। अतः बच्चों की रोज़ तेल मालिश होनी ही चाहिए। बच्चों को या चाय कफ की अधिकता वाले लोगों को या जिनका कफ बढ़ा हुआ हो उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए, जैसे प्राणायाम, योग, आसन आदि। व्यायाम, प्राणायाम या योग उनके लिए बहुत अच्छा है जो पित्त के प्रभाव में हैं। वात के प्रभाव वालों को बहुत मामूली व्यायाम करना चाहिए। तेल मालिश शरीर के कफ वाले हिस्से में अधिक करना है। वैसे तो पूरे शरीर में करना चाहिए, अर्थात बच्चों की सिर की मालिश अधिक करें, लेकिन धीरे धीरे तेल से करें, जिससे तेल सिर में छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करेगा और कफ का नाश करेगा, क्योंकि तेल कफ नाशक है। दूसरा कफ का मुख्य स्थान सिर के बाद कान है, अर्थात कान की भी मालिश रोज होनी चाहिए तेल से, और थोड़ा थोड़ा तेल कानों में ज़रूर डालना चाहिए, जिससे कि कफ शांत हो सके। तीसरे नंबर पर आंखें कफ का सबसे बड़ा केंद्र हैं। आँखों के ज़्यादातर रोग कफ के रोग हैं, जैसे कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, आँखों का लाल होना, ये सब कफ के रोग हैं। देसी गाय का घी बच्चों की आँखों में डाल सकते हैं, तेल आँखों में नहीं डालना चाहिए। देसी गाय के घी की उपलब्धता नहीं होने पर आँखों में काजल लगाया जा सकता है। काजल मतलब कार्बन। कार्बन कफ को शांत करने में बड़ी भूमिका निभाता है। काजल बनने में गाय का घी, गाय का दूध, दारू, हल्दी, ऐसी ही 5-7 वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं। कफ के प्रभाव की स्थिति में खान पान में दूध सबसे आवश्यक वस्तु है। दूसरी वस्तु है मक्खन, तीसरी वस्तु है घी, उसके बाद तेल, उसके बाद है मट्ठा, उसके बाद गुड़ है। ये सब कफ को शांत करते हैं। गुड़ के साथ बच्चों को तिल, मूंगफली आदि वस्तुएं ज़रूर खिलाना चाहिए। ये सारी वस्तुएं रोज़ के खान पान में होनी चाहिए। ये सारी वस्तुएं भारी होती हैं। भारी वस्तुएं कफ को संतुलित रखने में मदद करती हैं। मैदा बच्चों को कभी नहीं खिलाना चाहिए। मैदा या मैदे की बनी हुई कोई भी वस्तु बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि मैदे की चीज़ें कफ को बिगाड़ने वाली होती हैं। शरीर की मालिश तेल से हमेशा स्नान करने से पहले होनी चाहिए, और मालिश करते समय जब उनके बगल में पसीना आ जाए तो मालिश रोक दें। माथे पर पसीना आने पर भी मालिश रोक देनी चाहिए। नहाते समय कफ को कम करने वाली वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, जैसे चने का आटा, चंदन की लकड़ी का पाउडर, मसूर की दाल का आटा, कोई भी मोटा आटा, मूंग की दाल का आटा, अर्थात बच्चों का स्नान इन्हीं से कराएं तथा साबुन ना लगाएं। साबुन सोडियम ऑक्साइड यानी कास्टिक सोडा से बनता है, जो कि कफ को भड़काने वाली वस्तु है, अतः साबुन कभी भी ना लगाएं। मुल्तानी मिट्टी से भी स्नान कर सकते हैं। उपटन लगाएं। साबुन और आँखों की बहुत सी गहरी दुश्मनी है, अतः इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। 12 से 4 बजे के बीच में पित्त बढ़ता है। इस समय घी की बनी हुई वस्तुएं ज़्यादा खिलाना चाहिए। शाम को वात को कम करने वाली चीज़ें ही खिलाएं। कफ के प्रभाव वालों की कल्पनाशीलता सबसे ऊंची होगी। बच्चों पर कहानियों का असर बहुत पड़ता है, अतः बच्चों को जैसा बनाना हो उनको वैसी ही लोगों की कहानी सुनानी चाहिए। बच्चों के पास शब्दकोश की कमी होती है, लेकिन कफ संतुलित होता है
उनकी कल्पनाशीलता किसी भी सामान्य व्यक्ति से अधिक होती है। जितनी लंबी कहानियां होंगी उतनी ही रचनात्मक बच्चे होंगे। बच्चों के सवालों के जवाब हमेशा ईमानदारी से दें। गलत उत्तर देने से बच्चों में एक समय के बाद आदर भाव की कमी होने लगती है। बच्चों को पढ़ने के लिए चंदा मामा, अमर चित्रकथा, नंदन जैसी पत्रिकाएं अवश्य लेनी चाहिए। कफ प्रकृति में चंचलता होती है, अस्थिरता, चेहरा गोल मटोल होगा, विशेषता से सब कुछ नया नया लगता है। दूसरा, दिमाग बहुत ही तीव्र होता है। यही कारण है कि सीखने की सबसे ज़्यादा अनुकूल उम्र 14 वर्ष तक की मानी गई है। कफ प्रकृति विद्रोही स्वभाव की होती है, इसलिए बच्चों को डांटना और मारना नहीं चाहिए। बच्चों के व्यवहारिक क्रियात्मक ज्ञान के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। दुनिया के सभी महान वैज्ञानिकों का स्कूली शिक्षा का सफ़र अच्छा नहीं था, अर्थात अपने जीवन की स्कूली पढ़ाई में ज़्यादातर वैज्ञानिक फेल हो चुके थे। न्यूटन 8वीं, आइंस्टाइन 9वीं फेल थे। जवानी की दिनचर्या। पित्त के प्रभाव वाले लोगों की दिनचर्या 14 वर्ष से 60 वर्ष तक, 14 वर्ष से लेकर 60 सालों तक पूरा शरीर पित्त के प्रभाव में होता है। पित्त के लोगों का कफ कम हो जाता है और वात बहुत कम होता है। पित्त प्रकृति के लोगों की नींद 6 घंटे कम से कम और अधिक से अधिक 8 घंटा होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में पित्त के लोगों का जागना बहुत आवश्यक है, अर्थात सुबह 4 बजे जाग जाएं। पित्त प्रकृति के लोगों को दांत कसाए अथवा कड़वी और तिक्त वाली वस्तुओं से साफ करना चाहिए अथवा नीम की दातुन करें। मदार, बबुल, अर्जुन, आम, अमरूद आदि की दातुन करें। जनवरी से बरसात आने तक, बरसात शुरू होने के बाद नहीं। इस समय में नीम की दातुन पित्त को संतुलित करेगी। इस समय में नीम के अतिरिक्त मदान या बबूल की दातुन भी कर सकते हैं। बरसात के मौसम में आम की दातुन या अर्जुन के पेड़ की दातुन, ठंडी के मौसम में अमरूद या जामुन की दातुन करें। पूरे साल भी नीम की दातुन कर सकते हैं, लेकिन 3-3 महीने के बाद कुछ दिन छोड़कर और उन दिनों में गाय का गोबर की राख का दंत मंजन कर ले। दूसरा दंत मंजन किसी भी क्षेत्र की तासीर के हिसाब से तेल, हल्दी, नमक मिलाकर दांत साफ कर सकते हैं। गाय के गोबर की राख, कपूर, फिटकरी, नमक मिलाकर गाय के गोबर का दंत मंजन बना सकते हैं। दंत मंजन के लिए बारीक त्रिफला चूर्ण पीसें और थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर करें। खाने के लिए त्रिफला चूर्ण पीसें और मोटा पीसें। ऐसे ही 8 से 10 तरह के मंजन हैं और 12 तरह की दातुन हैं। सुबह सुबह की लार पित्त को संतुलित करती है, अतः इसे दातुन करने समय पेट में जाने देना चाहिए। पेस्ट में सेक्रिन के रूप में चीनी होती है। चीनी और पित्त में बनती नहीं है। सुबह सुबह मीठा चीनी के रूप में या स्क्रीन के रूप में यदि मुंह में लगातार जाता है तो बहुत जल्दी दांत खराब होंगे। सभी पेस्ट मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बने रहेंगे। कोलगेट मरे हुए सुअर की हड्डियों से और पेप्सोडेंट बन रहा है मरे हुए गाय की हड्डियों से, तथा क्लोजअप और फॉरहंस बन रहे हैं बकरे और बकरियों की हड्डी से। त्रिफला चूर्ण का दंत मंजन किसी भी ऋतु में किया जा सकता है। पित्त प्रकृति के लोगों को मालिश और व्यायाम बाद में, पित्त की प्रधानता वाले व्यक्तियों के लिए व्यायाम पहले, मालिश बाद में। शरीर में बगल में पसीना आने पर व्यायाम बंद कर दें। भारत की जलवायु के हिसाब से यहाँ रोज सुबह सुबह दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दौड़ते समय वात बहुत प्रबल होता है।
भारत वात प्रकृति का देश है, यानी रुक्ष देश है, जहाँ सूखी हवा चलती है। ऐसे व्यायाम जो धीरे धीरे किए जाते हैं, जैसे भारत की प्रकृति के हिसाब से सूर्य नमस्कार जो सबसे अच्छा है। इसके अलावा छोटे छोटे स्तर के कोई भी व्यायाम जिसमें पसीना ना निकले, माताओं को व्यायाम जिसमें पसीना ना निकले, माताओं को व्यायाम की ज़रूरत नहीं है यदि वह रसोई घर के काम में लगी हैं। खासकर उनके लिए जो माताएं चक्की चलाती हैं या सिलबट्टे पर चटनी बनाती हैं। बहनों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है कमर से आगे की तरफ झुकना। जितना झुक पाएं उतना ही झुकें। माताओं और बहनों के लिए भी मालिश ज़रूरी है। शरीर मालिश के साथ साथ सिर की, कान की और तलवों की ज़्यादा मालिश करनी है। मालिश के बाद स्नान करना है। स्नान उपटन आदि से करना है। इसके बाद भोजन तथा भोजन के बाद 20 मिनट का विश्राम या 10 मिनट वज्रासन। फिर दिन के कार्यकलाप। इसके बाद शाम को 6-7 बजे का भोजन। फिर 2 घंटे बाद सोना। पित्त वालों को इसी प्रकार का नियम है। बुढ़ापे की दिनचर्या। वात के प्रभाव वाले लोगों की दिनचर्या 60 साल के बाद वाले लोग। 60 वर्ष से अधिक होने की स्थिति में वात शरीर में प्रबल होता है। इन दिनों में वात की समस्याएं होना प्राकृतिक है। जो लोग 60 साल या अधिक के हैं उनके लिए व्यायाम निषेध है, जैसे बच्चों को निषेध है। ऐसे लोगों को मालिश बहुत ज़रूरी है, जैसे बच्चों की वैसे ही वात वालों की। मालिश सिर, तलवे और कान की ज़्यादा करनी है। यदि व्यायाम करें तो बिल्कुल हल्का करें। पसीना का नियम इन पर लागू नहीं होगा। वात के लिए लोगों को आराम अधिक से अधिक करना चाहिए। पूजा पाठ और भगवान की भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। वात के लोगों को भाग दौड़ बहुत कम करनी चाहिए और दिशा निर्देश देने का कार्य ज़्यादा करना चाहिए। मनुष्य मूत्र भी औषधि के रूप में काम आता है, यानी औषधि रूप में कोई भी अपना स्वमूत्र पी सकता है। स्वमूत्र तभी और वही लोग पी सकते हैं जो संपूर्ण रूप से शाकाहारी हों, मांस, मदिरा, अंडा आदि का सेवन नहीं करते हों। गौमूत्र हमेशा मनुष्य मूत्र से अच्छा है। सवेरे सवेरे उठकर के बाद पहला मूत्र, उसमें भी शुरू का थोड़ा थोड़ा और आखिरी का थोड़ा थोड़ा यानी बीच का लेना है। स्वमूत्र 100 से 103 बीमारियों में काम आएगा। वात और कफ की बीमारियों में बहुत काम आएगा। पित्त की बीमारियों में थोड़ा काम आएगा।